इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 22 और 23 जनवरी 2025 का वायदा आपकी पाठशाला द्वारा। पहला प्रश्न है, चेक द्वारा पेश किए गए भारत के पहले एआई संचालित क्रेडिट कार्ड विशेषज्ञ का नाम क्या है? ये पूछ रहा है। ए बिजोर, बी ट्यूब्रो, सी कार्ड जीनी या डी चेकविल चेकविक। क्या नाम है? तो इसका नाम है ये बिजोर। ठीक है। फ्लिपकार्ट के पूर्व कार्यकारी आदित्य सोनी, क्या नाम, आदित्य सोनी द्वारा स्थापित चेक क्यू ने भारत के पहले एआई संचालित क्रेडिट कार्ड विशेषज्ञ बिजोर को लॉन्च किया है। बिजोर उपयोगकर्ताओं के लिए क्रेडिट कार्ड प्रबंधन को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत जानकारी, स्मार्ट खर्च विश्लेषण, पुरस्कार अनुकूलन प्रदान करता है। बेहतर स्पष्टता प्रदान करके और समय बचाकर बिजोर लोगों के क्रेडिट कार्ड को संभालने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में अपने बीटा चरण में बिजोर क्या चेक के अभिनव विस्तार का हिस्सा है, जो पहले क्या 3 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता आधार की सेवा करता है। अगला प्रश्न है, पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है? ए 2025 तक, बी 2027 तक, सी 2029 तक या डी 2030 तक। कब तक लक्ष्य रखा है? ये 2030 तक। पीयूष गोयल ने 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वर्तमान में भारत में 605 जीआई टैग हैं, जबकि अधिकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 365 से बढ़कर कितना हुई, 29,000 हो गई है। इस पहल का समर्थन करने के लिए जीआई टैग के विस्तार के देखरेख के लिए एक समिति बनाई जाएगी। प्रयासों में बेहतर ब्रांडिंग, नकली उत्पादों से निपटने के लिए एफएसएसएआई और बीआईएस के साथ सहयोग और वैश्विक स्तर पर जीआई जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के खिलाड़ी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और दूतावासों को शामिल करना शामिल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने निजी रॉकेट विनिर्माण इकाई संहिता सहित ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहले एक बार और प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य ने निजी रॉकेट विनिर्माण इकाई सहित ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पूछा? क्या पूछा? राज्य पूछा, किस राज्य ने? ए कर्नाटक ने, बी तेलंगाना ने, सी आंध्र प्रदेश ने या डी तमिलनाडु ने। किसने? तेलंगाना ने। तेलंगाना ने ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े निवेश के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य ने स्काई रूट एरोस्पेस के साथ किसके साथ स्काई रूट एरोस्पेस के साथ मिलकर 500 करोड़ रुपए की निजी रॉकेट विनिर्माण इकाई स्थापित की है, जिससे हैदराबाद की निजी अंतरिक्ष गतिविधि के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थिति मजबूत है। इसके अतिरिक्त एम ई MEIL 3 ऊर्जा परियोजनाओं में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिसमें 2,160 मेगावाट का स्कैप पंप स्टोरेज प्लांट भी शामिल है। इन पहलों से लगभग 4,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जो नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना की प्रतिबद्धता दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का परिवहन निगम स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करने जा रहा है? कौन सा? किस राज्य का परिवहन निगम स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करने जा रहा है? एक कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी राजस्थान। कौन है ये? महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि MSRTC बस स्टेशनों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा घोषित साल भर चलने वाला यह अभियान कुर्ला नेहरू नगर बस स्टेशन से शुरू होगा। यह पहल पूरे महाराष्ट्र में बस स्टेशनों पर स्वच्छता बनाए रखने और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एंटिटी लॉकर का उद्देश्य क्या है? ए व्यवसाय दस्तावेज प्रबंधन, बी कर फाइलिंग स्वचालन, सी कर्मचारी प्रदर्शन निगरानी या डी वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाना। क्या है ये?
ये व्यवसाय दस्तावेज प्रबंधन है इसका उद्देश्य। भारत सरकार ने कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म एनटीटी लॉकर लॉन्च किया। क्या है एनटीटी? इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा विकसित विकसित किया गया। किसके द्वारा? ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा। इसके अंदर अंतर्गत आए ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में आधार प्रमाणित पहुंच, 10 जीबी इंक्रिप्टेड स्टोरेज, एमसीए, जीएसटीएन, डीजीएफटी के साथ क्या है वास्तविक समय एकीकरण और कानूनी रूप से मान्य डिजिटल हस्ताक्षर शामिल है। यह पहल व्यवसाय करने में आसानी को बेहतर बनाने और उद्यमों के लिए दस्तावेजों की सुरक्षित हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लक्ष्यों के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ए न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, बी न्यायमूर्ति सीपी राधाकृष्णन, सी न्यायमूर्ति संजय किशन कौल या डी न्यायमूर्ति आलोक आराधे। किसने ली? ए न्यायमूर्ति आलोक आराधे। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की जगह बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। शपथ समारोह महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने मुंबई के राजभवन में आयोजित किया। ठीक है। न्यायमूर्ति आलोक आलोक आराधे इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और अपनी नई भूमिका में उन्होंने व्यापक न्यायिक अनुभव का लाभ उठाया। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने वाहन वित्त पोषण समाधान के लिए ईएसएफ लघु वित्त बैंक के साथ साझेदारी की? ए टाटा मोटर्स, बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, सी अशोक लेलैंड या डी बजाज ऑटो। कौन सी किसने? ये अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ने कस्टमाइज वाहन फाइनेंसिंग समाधान प्रदान करने के लिए ईएसएफ स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य ग्राहकों के लिए वाहन स्वामित्व को और अधिक सुलभ बनाने के लिए अनुकूलित मासिक पूर्व भुगतान योजनाओं के साथ लचीले ऋण विकल्प प्रदान करना है। ईएसएफ बैंक अशोक लेलैंड के ग्राहकों को व्यापक वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला भी प्रदान करेगा, जिससे साझेदारी के मूल्य प्रस्ताव को मजबूती मिलेगी और ग्राहक सुविधा बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप्स को कुशल जनशक्ति प्रदान करने के लिए किस प्लेटफॉर्म ने डीपीआईआईटी के साथ साझेदारी की है? ए भास्कर, बी एंजल लिस्ट, सी अपना या डी नौकरी। कौन सी है? ये अपना। डीपीआईआईटी ने डीपीआईआईटी पंजीकृत स्टार्टअप को कुशल जनशक्ति प्रदान करके सहायता प्रदान करने के लिए अपना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस साझेदारी के माध्यम से भास्कर पर 7 लाख संस्थाओं में से प्रत्येक को अपना पर क्या 2000 हायरिंग क्रेडिट प्राप्त होते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत क्या है? ये 140 करोड़ रुपए है। ये क्रेडिट स्टार्टअप को जॉब ओपनिंग पोस्ट करने और अपना के एआई संचालित टैलेंट मैचिंग टूल का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने एनआईके, एसएचएवाई और टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की? ए मणिपुर के राज्यपाल ने, बी मेघालय, सी मिजोरम या डी नागालैंड। कहा गया? मणिपुर के राज्यपाल ने। मणिपुर के राज्यपाल ने टीबी से निपटने में प्रगति और रणनीतियों का आकलन करने के लिए एनआईके, एसएचएवाई और टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की। बैठक के दौरान राज्यपाल भल्ला ने बीमारी से निपटने और प्रौद्योगिकी संचालित के समाधानों और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। राज्य 100 दिवसीय टीबी अभियान में भाग ले रहा है, जो 2025 तक टीबी को खत्म करने का राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। प्रमुख उपयोगों में रोगी सहायता बढ़ाना, नैदानिक उपकरणों में सुधार करना, उन्नत उपचार शुरू करना शामिल है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान पर भी अपडेट प्रदान किए गए।
अगला प्रश्न है, किस राज्य ने उन्नत आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम लॉन्च किया? ए तमिलनाडु ने, बी केरल ने, सी कर्नाटक ने या डी आंध्र प्रदेश ने? किसने यहाँ लॉन्च किया? ये केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में एक उन्नत आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम, क्या ये कवचम, कवचम का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित विकसित इस प्रणाली का उद्देश्य आपदा तैयारियों में सुधार करना है। इसमें समय पर चेतावनी जारी करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में क्या 91 सायरन लगाए गए। यह पहल आपदा जोखिमों को कम करने और समुदायों की सुरक्षा में सक्रिय उपयोग का महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न है, आर्मी हॉस्पिटल के हार्टमेट 3 का उपयोग करके भारत का पहला LVAD प्रत्यारोपण किस शहर में किया? ए मुंबई में, बी बेंगलुरु में, सी चेन्नई में या डी नई दिल्ली में? कहाँ पे? ये नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने हार्टमेट 3 का उपयोग करके भारत का पहला लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, इसका LVAD का फुल फॉर्म है, का प्रत्यारोपण किया। यह अभूतपूर्व प्रक्रिया 49 वर्षीय महिला पर की गई जो अंतिम चरण में हृदय की विफलता से पीड़ित थी और 2 साल से अधिक समय से हृदय प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रही थी। हार्टमेट 3, जिसे अक्सर मैकेनिकल हार्ट के रूप में भी जाना जाता है, गंभीर हृदय स्थितियों वाले रोगियों में हृदय समारोह का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण नवाचार है। अगला प्रश्न है, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? ए तीसरा, बी दूसरा, सी पहला या डी चौथा? कितना मिला? ये तीसरा। कौन सा स्थान मिला है इसको? ये बैरोमीटर स्थान में इसको तीसरा स्थान मिला है। ठीक है। भारत के स्कोर में कोई बदलाव नहीं होने के बावजूद भी इसने अपना दूसरा स्थान इंडोनेशिया से खो दिया, जिसके स्कोर में वृद्धि देखी गई। किसके? इंडोनेशिया के। रिपोर्ट में विभिन्न आय समूहों और देशों में विश्व के स्तर में सॉरी देशों में विश्वास के स्तर में महत्वपूर्ण असमानताओं को उजागर किया गया, जिसमें चीन इंडोनेशिया क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने तेलंगाना मानव रहित हवाई प्रणाली विनिर्माण संयंत्र में 800 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए टाटा एडवांस सिस्टम, बी JSW, बी HAL या डी रिलायंस डिफेंस ने? किसने ये 800 करोड़ रुपए निवेश करने का समझौता हस्ताक्षर किए? JSW। JSW डिफेंस ने मानव रहित हवाई प्रणालियों के लिए 800 करोड़ रुपए का विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस इकाई को एक अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। इस समझौते को विश्व आर्थिक मंच पर तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी और JSW समूह के पार्थ जिंदल की मौजूदगी में औपचारिक रूप दिया गया, जो भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए JSW की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIDE रैंकिंग भारत का शीर्ष रैंक वाला शतरंज खिलाड़ी और विश्व स्तर पर चौथा स्थान चौथे स्थान पर कौन बना? ए विश्वनाथन आनंद, बी अर्जुन एरिगेसी, सी डी गुकेश या डी प्रगनंदा नंदा प्रगनानंदा? तो कौन है ये डी गुकेश? डी गुकेश मात्र 18 वर्ष की आयु में FIDE रैंकिंग विश्व स्तर पर चौथा, ठीक है, स्थान प्राप्त करके भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए। उन्होंने टाटा स्टील टूर्नामेंट में विसेंट कीमर को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। किसको हराया था? विसेंट कीमर को हराया। गुकेश की रैंकिंग 2784 अंक है, जो अर्जुन एरिगेसी से आगे है। जो अर्जुन एरिगेसी का रैंकिंग कितना है? 2779.5 अंकों के साथ 5वें स्थान पर। कौन चाहिए? अर्जुन एरिगेसी। पहले स्थान पर कौन है? ये चौथे स्थान पर ये डी गुकेश। वैश्विक शतरंज क्षेत्र में गुकेश के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
अगला प्रश्न है, एनआईएफटी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई और इमोशनल इंटेलिजेंस संचालित फैशन पूर्व अनुमान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ए विजन एनएक्सटी, बी ट्रेंड एआई, सी इनसाइट्स प्रो या डी नेक्स्ट जेन। क्या नाम है इसका? विजन एनएक्सटी है। विजन एनएक्सटी भारत का पहला एआई और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संचालित फैशन पूर्व अनुमान मंच है, जिसे हैदराबाद में निफ्ट के 40वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया। कपड़ा मंत्रालय के तहत विकसित इसका उद्देश्य भारतीय फैशन रुझानों के लिए विशिष्ट जानकारी प्रदान करना है। यह पहल फैशन पूर्वानुमान में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ एआई जैसी उन्नत तकनीकी के एकीकरण पर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने वित्तीय असमानताओं और राजनीतिक प्रभाव संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डब्ल्यूएचओ से अपनी वापसी शुरू की है? ए चीन, बी रूस, सी जर्मनी या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसने डब्ल्यूएचओ से अपनी वापसी शुरू की है। इसके किस कारण? वित्तीय असमानता और राजनीतिक प्रभाव संबंधित चिंताओं का हवाला देते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 महामारी से निपटने में लापरवाही, वित्तीय असमानताओं और राजनीतिक प्रभाव संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए 20 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ से अपनी वापसी की पहल की। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने अपनी वितरण नीतियों का पूर्वानुमान करने के लिए 90 दिनों के लिए सभी विदेशी सहायता को निलंबित कर दिया है। इस निर्णय से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य पहलों पर, जैसे कि एचआईवी, तपेदिक यानी टीबी, ठीक है, और मलेरिया से निपटना। अमेरिका डब्ल्यूएचओ में एक प्रमुख योगदान करता रहा, जो जो इसके बजट का क्या 18% प्रदान करता है। कितना प्रदान? 18% प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सीएसआईआर मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ए नई दिल्ली में, बी बेंगलुरु में, सी हैदराबाद में या डी मुंबई में। कहा किया गया? ए मुंबई में किया गया। ठीक है, मुंबई में किया गया है। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, कब किया गया था? ये 17 जनवरी को। इस कॉम्प्लेक्स का उद्देश्य इंक्यूबेशन लैब, ऑफिस स्पेस और नेटवर्किंग जोन जैसे उन्नत बुनियादी ढांचे प्रदान करके स्टार्टअप, एमएसएमई और उद्योग का समर्थन करना है। इसके अतिरिक्त नवाचार, विनियामक अनुपालन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है, जिससे स्टार्टअप और शोधकर्ताओं और इनोवेटर्स के बीच सहयोग की सुविधा मिलती है। यह पहल भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में योगदान देती है और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, रसायन, ऊर्जा और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, रिलायंस पावर के सीईओ और कार्यकारी निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया? ए अनिल अंबानी को, बी नीरज पाठक को, सी मुकेश अंबानी को या डी सुनील भारती मित्तल को। किसको नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया नीरज पारेख को। नीरज पारेख को 20 जनवरी 2025 से रिलायंस पावर के सीईओ और कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 29 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ पारक ने रिलायंस समूह के भीतर प्रमुख परियोजनाओं, विशेष रूप से थर्मल पावर और नवीकरणीय ऊर्जा उपक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाई है। ये यमुनानगर और शासन जैसी बड़ी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में भी अभिन्न रहे हैं, जिन्होंने बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। पारक के नेतृत्व कौशल कंपनी के भीतर तकनीकी प्रगति, विक्रेता स्थानीयकरण और नियामक अनुपालन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे। अगला प्रश्न है, 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की महत्वाकांक्षाओं के तहत कौन सा राज्य पहले ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? कौन सा? कौन सा राज्य पूछा? कौन सा राज्य ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी राजस्थान। तो कौन है ये? गुजरात।
कौन है? गुजरात। ठीक है। गुजरात पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजन करेगा, जो 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की महत्वाकांक्षाओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ और अधिकारी स्थायी खेल अवसंरचना, आर्थिक मॉडल और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे। मुख्य विषयों में स्थिरता, वित्त पोषण, लैंगिक असमानता और सफल ओलंपिक मेजबानी शहरों से सीखना शामिल है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम 2036 के लिए भारत की ओलंपिक आकांक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन पूछ रहा है, कौन सा संगठन गणतंत्र दिवस पर रक्षा कवच थीम का प्रदर्शन करेगा? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी भारतीय सेना या डी एचएएल? कौन करेगा? ये डीआरडीओ करेगा। ठीक है। डीआरडीओ गणतंत्र दिवस पर रक्षा कवच बहुउद्देशीय खतरों के विरुद्ध बहुस्तरीय सुरक्षा शीर्षक से अपनी झांकी प्रदर्शित करेगा। इसमें त्वरित त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, उपग्रह आधारित निगरानी और उन्नत तोपखाना प्रणालियों जैसे नवाचार पर प्रकाश डाला गया है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, दिव्यास्त्र, हल्का टैंक जोरावर और हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट ABHED। क्या है? ABHED अभेद, यानी अभेद शामिल है। यह बहु क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए डीआरडीओ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत की पहली ईवी टोल एयर टैक्सी शून्य का अनावरण किया है? किसने किया है? कौन से ईवी टोल एयर टैक्सी शून्य का अनावरण किसने? ए सरला एविएशन, बी रिलायंस एरोस्पेस, सी टाटा एडवांस सिस्टम या डी महिंद्रा एरोस्पेस? किसने किया है ये? तो इसका अनावरण किया है ये सरला एविएशन। किसने? ये सरला एविएशन। बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन में भारत की पहली इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी शून्य का अनावरण किया। किसका नाम दिया? शून्य। 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन की गई यह कार क्या 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 यात्रियों को ले जा सकती है। कितने? 6 यात्रियों। इस प्रोटोटाइप का उद्देश्य शहरी भीड़ भाड़ को दूर करना और ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक टिकाऊ विकल्प प्रदान करना है। सरला एविएशन की योजना 2028 तक बेंगलुरु में शून्य लॉन्च करने की भी है, जिसका भविष्य में मुंबई, दिल्ली और पुणे जैसे शहरों में विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने ईवी टोल के ईवी टोल के ईवी टोल के लिए आवश्यक घटकों के निर्माण के लिए सोना स्पीड के साथ साझेदारी की। किसका? सोना स्पीड के साथ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता योजना शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश सरकार ने, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश या डी ओडिशा सरकार ने? किस सरकार ने किया ये किया है? छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
क्या नाम है इसका मुख्यमंत्री का? विष्णु देवसाय ने लगभग 7.5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपए देने की योजना शुरू की है। यह पहल चुनाव से पहले किए गए एक प्रमुख वादे को पूरा करती है और इसका उद्देश्य इन मजदूरों की वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। यह भी सालाना है, एक साल में 10 हजार रुपए दिया जाएगा इनको। यह योजना सरकार के चल रहे कल्याणकारी उपायों का हिस्सा है। कैसे उपायों कल्याणकारी उपायों का हिस्सा है, जिसमें गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जैसी अन्य समान योजनाएं शामिल हैं। यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और उनके आजीविका को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अपनी अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला और सोर्सिंग परिचालन को बढ़ाने के लिए भारतीय स्टार्टअप के साथ रणनीतिक पायलट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट रणनीतिक पायलट लॉन्च किया है। ए वॉलमार्ट ने, बी अमेजन ने, सी फ्लिपकार्ट ने या डी रिलायंस ने? किसने किया ये? एक ये वॉलमार्ट। ऑप्शन ए है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने अपनी अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला और सोर्सिंग संचालन को बढ़ाने के लिए भारतीय स्टार्टअप के साथ रणनीतिक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। चयनित स्टार्टअप में पुणे से केबी कॉल्स साइंसेज, चेन्नई से ग्रीन पॉड लैब्स और बेंगलुरु से ड्रॉपिन शामिल है। यह पल अधिक लचीले वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क के निर्माण के लिए कैब अभिनव संसाधनों का लाभ उठाने पर केंद्रित है, जो वॉलमार्ट की अपने संचालन में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, 2025 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन सुरक्षा पुरस्कार के विजेता इनक्वाइस का घर कौन सा शहर है? क्या है? 2025 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेता इनक्वाइस का घर कौन सा है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी हैदराबाद या डी बेंगलुरु? कौन सा है? ये हैदराबाद स्थित है। ये इनक्वाया मतलब कहाँ स्थित है? इनक्वाइस हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित भारतीय, मतलब ये उसका कहना था कहाँ पे स्थित है, ये इनक्वाइस कहाँ पे स्थित है। ठीक है, पुरस्कार विजेता इनक्वाय कहाँ पर, किस शहर में स्थित है? ठीक है, हैदराबाद में स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनक्वाइस। इनक्वाइस ने संस्थागत श्रेणी में 2025 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है। आपदा तैयारी में अपनी उत्कृष्टता के लिए, क्या है, उत्कृष्टता उत्कृष्टता के लिए जाने जाने वाला इनक्वाइस भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र और सरद जैसे अभिनव उपकरणों का सतत संचालन करता है। यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता प्राप्त इनक्वाइस महासागर आधारित आपदा प्रबंधन और संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण डेट देख लेते हैं दिसंबर मंथ का। 1 दिसंबर को एड्स दिवस समुदायों का नेतृत्व करने दें। 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। इसका थीम है क्या? एक स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। 2 दिसंबर को मनाया जाता है दासता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से नस्लवाद की गुलामी की विरासत से लड़ना इसका थीम है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। डिजिटल डिवाइस पर एक पुल बनाए, इसका थीम है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस या विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों के साथ उनके द्वारा एसडीजी को बचाने और प्राप्त करने के लिए कार्रवाई में एकजुट, इसका क्या है? थीम है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। इसका थीम है समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि, इसका थीम है। 5 दिसंबर को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है सामूहिक कार्रवाई की शक्ति अगर हर कोई करता है, इसका थीम है। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। इसका थीम है मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है, इसका थीम है। 6 दिसंबर को मनाया जाता है BRD यानी भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। 6 दिसंबर को राष्ट्रीय माइक्रोवेव उन्नयन दिवस ही मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है।
7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 20 पर यूएनएसी भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना इसका थीम है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व में के भविष्य में मानवाधिकार संस्कृति को मजबूत करना और बनाए रखना इसका थीम है। और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। 10 दिसंबर को क्या अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि। ठीक है। 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ स्थापना दिवस। इसका थीम हर बच्चे के हर अधिकार इसका थीम है। और 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। इसका थीम है पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना इसका थीम है। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए समय इसका थीम है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। इसका थीम है याद रखें आनंदित रहो और नवीनीकरण करें इसका थीम है। हाँ, 18 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। इसका थीम है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना इसका थीम है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। थीम है गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इसका थीम है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। हर सभी के लिए गणित इसका थीम है। शीतकालीन संक्रांति मनाई जाती है 22 दिसंबर को। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना इसका थीम है। 25 दिसंबर को क्रिसमस का दिन है। और 25 दिसंबर को मनाया सुशासन दिवस भी मनाया जाता है भारत में। और 31 दिसंबर के नए साल की पूर्व संध्या भी होती है 31 दिसंबर को। थैंक यू, धन्यवाद।